आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। इस काल का समय ईसा पूर्व लगभग 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जो ऋग संहिता उत्तर वैदिक साहित्य की रचना लगभग 500 वर्ष एक महत्वपूर्ण युग का बताते हैं। यह काल था जब लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में एक निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। इस काल के आधारभूत ढांचे की प्रमुख विशेषताएं थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबालियाई संगठन में दरार पड़ना और वर्ण व्यवस्था का जनन तथा क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय। तकनीकी विकास की दृष्टि से यह काल है जबकि उत्तरी भारत में लोह युग का आरंभ हुआ था। यद्यपि लोहे ने तत्कालीन ताम्र कांस्य का स्थान नहीं लिया था, फिर भी यह विकास का एक ऐसा कदम था जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने की क्षमता थी। लोहे के अर्थ में श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस ने अनेक उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में हमें मिलते हैं। कबालियाई संगठन में दरार का एक प्रमाण तो हमें इससे मिलता है कि ऋग्वेद कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े क्षेत्रगत जनपदों को जन्म दे रहे थे, जैसे पुरु एवं भरत मिलकर कुरु और तुर्वश एवं क्रिवी मिलकर पंचाल कहलाए। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक गतिविधियों में कुरु पंचाल और इनके जैसे बड़े बड़े जनपदों का ही बोलबाला था। यह असंभव नहीं कि इस प्रक्रिया में लौह तकनीक ने सहयोग दिया। अभी तक प्राप्त लौह अस्त्रों की सर्वाधिक जो संख्या है वो अतिरंजक खेड़ा से मिली है और बर्छी, शीर्ष एवं बाण आदि जब जो वस्तुएं थी वो सब लोहे के ही बनी हुई थी। क्षेत्रीयता का तत्व अब उभर रहा था। यह इस बात से पता चलता है कि पैतृक राजतंत्र और राष्ट्र की अवधारणा का उल्लेख है। अर्थवेद में कहा गया है कि राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा वरुण, बृहस्पति देव, इंद्र एवं अग्नि उसे दृढ़ बनाए। तैत्तरीय संहिता शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि कर्मकांड को पूर्ण रूपेण संपन्न कर राजा राष्ट्र प्राप्त करता है तथा राजा राष्ट्रव्रत अर्थात साम्राज्य का पोषक भी है। राजत्व के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा भी इसी काल के साहित्य में मिलती है। हालांकि सभा, समिति, विदत, परिषद आदि संस्थानों की गतिविधियों में कबालियाई जीवन की कुछ झलक मिलती है। जैसे समिति एवं परिषद की पहचान कबीले के लोगों से होती थी। जैसे पांचालों की समिति, राजा की घोषणा कबीले में होती थी। भूमि का दान भी राजा कबीले की अनुमति के बिना नहीं कर सकता था। लोगों के आर्थिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके स्थायित्व में दृष्टिगोचर होता है, जो कृषि के अधिकाधिक प्रसार का ही परिणाम है। पेंटेड ग्रे वेयर एंड नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पुरातात्विक संस्कृतियों से, जिन्हें हम विभिन्न सीमाओं के बावजूद उत्तर वैदिक काल की मानते हैं, लोगों के स्थायी जीवन के बारे में बताती हैं। यद्यपि अर्थवेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, किंतु उत्तर वैदिक काल में कृषि ही लोगों का प्रमुख धंधा था। शतपथ ब्राह्मण में तो जुताई से संबंधित कर्मकांडों पर एक पूरा अध्याय दिया गया है। बीज बोना, कटाई, गहराई आदि का भी उसमें उल्लेख है। हल इतने विशाल होते थे कि उसमें 4 से लेकर 24 बैल तक जोत दिए जाते थे। दात्र अथवा सरणी अर्थात दरांती के कतिपय अवशेष तो उत्खनन में मिले हैं। हस्तिनापुर से चावल तथा जंगली किस्म के गन्ने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय भी उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की अन्य विशेषता है। इन विभिन्न व्यवसायों के अनेक विवरण पुरुष मेध के विवेचन में मिलते हैं, जिनमें धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुमार, व्यापारी आदि उल्लेखनीय हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का भी उल्लेख है, किंतु बुद्धकालीन सेठियों से उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। रासूय यज्ञ के दौरान रत्नवृषि अनुष्ठान के समय जब राजा तक्षण एवं रथकार के भी घर जाता था, तब भी श्रेष्ठियों को रत्निन का दर्जा प्राप्त न था। समाज स्पष्टतः वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, अर्थात वर्ग इस प्रकार बटे थे कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अनुत्पादी होते हुए भी विशेषाधिकार संपन्न थे, क्योंकि वे ही उत्पादन के नियंत्रण करता थे। वैश्य एवं शूद्र निम्न वर्ग के थे और वे उत्पादन के लिए उत्तरदायी थे। इन वर्णों के पारस्परिक संबंधों पर
जो संबंध है उनको देख लेना अनुचित न होगा। यद्यपि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों ही विशेषाधिकार संपन्न वर्ग थे, किंतु फिर भी उनमें आपस में तनाव ही बना रहता था। उत्तर वैदिक साहित्य में ब्रह्म एवं क्षत्र तथा मित्र एवं वरुण के द्वंद्व का उल्लेख मिलता है। क्षत्रिय वर्ग की आवश्यकता कहीं अधिक थी। स्पष्ट रूप से क्षत्र की ही विजय का उल्लेख इसमें दिया गया है। रासुई में जब सिंहासनारोहण के समय 4 प्रमुख पुरोहितों द्वारा राजा को परम श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में घोषित किया जाता है, तो भी यह संकेत देता है कि क्षत्रिय ही सर्वश्रेष्ठ था। बलि, शुल्क, भाग आदि जो राजा को दिए जाते थे वह वस्तुओं के रूप में ही होते होंगे। इसका अर्थ यह है कि वैश्यों पर, जो कि प्रमुख खाद्य उत्पादक थे, अत्यधिक दबाव रहता होगा। ऐत्रीय ब्राह्मण में राजा को विषमता अर्थात उत्पादक वर्गों का भक्षक बताया गया है। इन नियमित उत्पादन से संबंधित नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त वैश्यों को सैनिक सेवाएं भी देनी पड़ती थी। विष का संबंध सेना से भी था और बल की तादात्म्यता विष से भी की जाती है। सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं में कुल का उल्लेख भी किया गया है, जो ऋग्वेद में नहीं मिलता है। यद्यपि एक पत्नी विवाह के आदर्श को अब भी मान्यता प्राप्त है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बहुपत्नी विवाह भी काफी प्रचलित रहा होगा। ऋग्वेद काल की नारी की तुलना में अब उसके स्थान में कुछ गिरावट आ गई। मैत्रेय संहिता में तो उसे पासा व सुरा के साथ साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। उत्तर वैदिक कालीन जैसे पितृ प्रधान समाज में पुत्र जन्म की लालसा अधिक स्वाभाविक है, क्योंकि जबकि हम ऐत्रेय ब्राह्मण में पढ़ते हैं कि पुत्री ही सभी दुखों का स्रोत है एवं पुत्र ही परिवार का रक्षक है। ऋग्वेद कालीन धार्मिक जीवन की भांति उत्तर वैदिक काल के लोगों की धार्मिक आस्थाएं एवं गतिविधियां भी तत्कालीन भौतिक पृष्ठभूमि से बहुत कम प्रभावित न थी। इस युग में एक और तो ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित एवं पोषित यज्ञ अनुष्ठान एवं कर्मकांडीय व्यवस्था थी, तो दूसरी ओर इसके विरुद्ध उठाई गई उपनिषदों की आवाज थी। आवश्यक हो गया वे लोगों के मस्तिष्क पर अपनी धार्मिक श्रेष्ठता को बनाए रखें। आगे कृषि का उत्पादन बढ़ाना था। वाजपेयी तो खाद्य एवं पान से संबंधित था। अश्वमेघ एवं राजसूय भी, जो कि तथाकथित राजनीतिक शक्ति के द्योतक माने जाते हैं, ऐसे अनेकों रीति रिवाजों एवं प्रतीकों से भरे पड़े थे, जिनसे ये संकेत मिलता है कि उनका मूल उद्देश्य खाद्य उत्पादन की वृद्धि करना था। वर्ण विभाजित समाजों में उत्तर वैदिक काल में आद्य जातु का स्थान ऐसे विशाल एवं रहस्यमयी कर्मकांड ने ले लिया था, जो विशेषाधिकार संपन्न वर्ग ही कर सकता था। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदीय अद्वैत सिद्धांत में भी हमें देखने को मिलती है। यह ब्राह्मणों के कर्मकांड पर एक गहरा आघात था। ब्रह्मविश अर्थात वेद से घृणा करने वाले का उल्लेख है, अथवा जहाँ वेदों की आराधना करने वालों को स्वार्थी पुरोहित के रूप में वर्णित किया गया है। उपनिषदीय विचारधारों ने यज्ञादि अनुष्ठानों को ऐसा कमजोर बताया है, जिसके द्वारा यह भवसागर पार नहीं करवा सकता। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए इंसान को जीवन के चक्र से मोक्ष दिलाने के लिए ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया है। यह ज्ञान का मार्ग था ब्रह्म तथा आत्मन के बीच अद्वैत भाव का अनुभव करना। क्योंकि कबालियाई संगठन में दरार पड़ चुकी थी, वर्ण व्यवस्था का आविर्भाव हो चुका था, अतः पुरानी मान्यताएं एवं मूल्य अनुपयोगी हो गए थे। ऋत का किस प्रकार ह्रास हुआ, इसका उल्लेख भी है। संक्रमण काल में इंसान विस्मय से अपने अलग अनुभव करता है। उपनिषदीय दार्शनिकों ने इन्होंने बताया कि जब तक इंसान के आंतरिक एवं बाह्य अस्तित्व में सामंजस्य नहीं होगा, वह सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। अर्थात आत्मन एवं ब्रह्मन के अद्वैत का सामाजिक आर्थिक आधार प्रारंभिक कार्यों की पशुचारण अर्थव्यवस्था पर आधारित कबालियाई समाज के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के आविर्भाव में ही हमें देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल के जिन पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसके अनुसार मिट्टी के कुछ खिलौने प्राप्त हुए हैं, पशुओं का निरूपण मिलता है, किंतु किसी भी प्रकार पर मूर्ति पूजा के अवशेष नहीं हुए हैं, जो साहित्यिक साक्ष्यों के अनुरूप हैं।
इसका अर्थ यह है कि लोगों की जो रुचि है वो ऋग्वैदिक काल में अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के पूजन में रही, और उत्तर वैदिक काल में यह भूमि की और इनकी लालसा बढ़ने लगी। इसलिए जो लोग थे वो देवताओं से अपनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की कामना अधिक करने लग गए थे। धन्यवाद।